हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और मैंने आप लोगों को बीए 6 सेमेस्टर में पेपर 1 का कंप्लीट अध्ययन अपने तरीके से करा दिया है, यानी मेरे अनुसार आप लोगों का पेपर 1 कंप्लीट करा दिया गया है। और पेपर 2 में भी आप लोगों का मैंने 4 यूनिट करा दिया है। 4 यूनिट बचे हुए थे आपके, तो जिसमें से 5वां यूनिट मैं आज आप लोगों का अध्ययन कराऊंगा। सिलेबस बताते समय मैंने आप लोग को बताया था कि आपके सिलेबस का जो 5वां यूनिट है वो सोसाइटल ट्रेंड्स एंड एजुकेशन के नाम से है, यानी समाज में प्रचलित कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां और शिक्षा, जिसमें क्या क्या है कि समावेशन, मानवाधिकार, नैतिक और मूल्य शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। यानी इस यूनिट में आपके इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है और देखना है कि किस प्रकार से शिक्षा के द्वारा समाज में प्रचलित इन प्रवृत्तियों में सुधार देखा जाता है, कैसे इसमें बदलाव होता है। तो चलिए एक एक करके देखा जाए कि इन सामाजिक प्रवृत्तियों में जैसे समावेशन, मानवाधिकार, मूल्य और नैतिकता और महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से शिक्षा के द्वारा इनमें बदलाव देखा जा रहा है, कैसे इनमें बदलाव किया जा सकता है, सरकार के द्वारा इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, यूनिट 5। और यूनिट 5 आपका किससे रिलेटेड है, सोसाइटल ट्रेंड्स एंड एजुकेशन, यानी समाज में प्रचलित प्रवृत्तियां और शिक्षा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समाज में प्रचलित प्रवृत्तियां किसे कहते हैं, सोसाइटल ट्रेंड्स क्या होती हैं। तो देखिए, समाज में समय के साथ व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्य में होने वाले पैटर्न और परिवर्तन समाज में प्रचलित प्रवृत्तियां कहे जाते हैं। यानी समाज में समय के साथ साथ लोगों के व्यवहार में, उनके दृष्टिकोण में, उनके मूल्यों में होने वाले जो बदलाव होते हैं उन्हीं को कहा जाता है समाज में प्रचलित प्रवृत्तियां। ये प्रवृत्तियां जो है सांस्कृतिक बदलाव, तकनीकी प्रगति, आर्थिक स्थितियों और सामाजिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप उभरती हैं। यानी ये बदलाव किस किस वजह से होते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव की वजह से होते हैं, तकनीकी की प्रगति की वजह से होते हैं, लोगों के आर्थिक स्थितियों में बदलाव होने की वजह से होते हैं, और समाज पर कुछ प्रभाव की वजह से ये चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ डिजिटल संचार का बढ़ता उपयोग एक प्रमुख सामाजिक प्रवृत्ति है। देखिए, टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का जो संचार का माध्यम है वो ज़्यादातर डिजिटल होता जा रहा है। यानी अब आप लोग देखते होंगे कि एक ही घर में रहने वाले लोग दूसरे कमरे में रहने वाले व्यक्ति को फ़ोन करके बुलाते हैं, मैसेज करके बुलाते हैं। तो क्या हो गया कि ये संचार का जो तरीका हो गया अब डिजिटल हो गया है। पहले क्या होता था कि लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था, तो लोग प्रत्यक्ष रूप से बातें करते थे। अब क्या हो गया है कि हर चीज़ लोग डिजिटल माध्यम से करते हैं। तो ये चीज़ें जो है इसके उदाहरण में आएंगी। अब देखिए, सबसे पहला जो आपका इसमें है वो है इंक्लूजन। इंक्लूजन यानी समावेशन। समावेशन क्या होता है, देखिए, समावेशन का अर्थ है सभी व्यक्तियों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, क्षमताएं, लिंग, जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, समाज की मुख्य धारा में समान अवसर, सहभागिता प्रदान करना। यानी किसी भी देश में रहने वाले जो भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी लिंग के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको किसी भी आर्थिक स्थिति से रहने वाले हों, उनको समाज में सबके समान एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाए और उनको तरक्की करने का, प्रगति करने का समान अवसर प्रदान किया जाए, तब जाके कहा जाएगा कि वो समावेशी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रकार से समावेशन का जो उद्देश्य होता है ये किस लिए होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले और समान अवसर मिले, ताकि वे समाज में पूर्ण रूप से योगदान दे सके।
ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब सब लोगों को सभी तरह के अधिकार समान रूप से मिलेंगे तो वो लोग भी समाज की उन्नति में, प्रगति में, विकास में समान योगदान दे सकेंगे। कुछ ही लोगों के योगदान के द्वारा समाज का सही से विकास नहीं हो पाता है। समाज तरक्की धीरे धीरे करता है, लेकिन अगर सभी लोग मिलकर उसमें योगदान देने लगेंगे तो उसमें वृद्धि बहुत बेहतर तरीके से होगी, बहुत तेज होगी। लेकिन उनको योगदान देने के योग्य पहले बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी और फिर उन सुविधाओं की वजह से वो लोग योग्य हो जाएंगे, तो फिर समाज के विकास में योगदान देने लगेंगे। अब देखिए भारतीय संदर्भ में समावेशन का उदाहरण, यानी अपने देश में समावेशन के उदाहरण क्या क्या है। जैसे देखिए शिक्षा से रिलेटेड उदाहरण हम लोग को देखना है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए अपने देश में समावेशी शिक्षा की अवधारणा भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी और इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। नई शिक्षा नीति में भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो देखिए भारत में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि विकलांग और बिना विकलांग सभी बच्चों को एक साथ समान कक्षा में शिक्षा प्रदान कराया जाए। उदाहरण के लिए देखिए तमिलनाडु में स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन नामक एक संस्थान की स्थापना की गई है, जो विकलांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार से देखिए अपने देश में लैंगिक समावेशन के लिए क्या किया गया है, यानी महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर इन सब में भेदभाव ना हो। देखिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और अधिकार देने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं। उदाहरण के लिए देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने, यानी इस योजना को सरकार के द्वारा इसीलिए शुरू किया गया है कि जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी लड़कों के समान बेहतर शिक्षा दिया जाए, उनको भी लड़कों की तरह अवसर प्रदान किए जाए, जिससे वह समाज में बराबर योगदान दे सके। उसी प्रकार सरकार ने ट्रांसजेंडर के लोगों के लिए भी सुविधाएं, अधिकार प्रदान किए हैं। तो ये चीज़ें जो है क्या होंगी कि शिक्षा की वजह से ही संभव हो पाएगी। तीसरा चीज है देखिए आर्थिक समावेशन, यानी आर्थिक रूप से जब सक्षम बनाया जाएगा किसी को, तभी वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएगा और बेहतर कौशल विकसित कर पाएगा। तो इसके लिए देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग थे उनको बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया था। यानी जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके पास बैंक खाते वगैरह नहीं होते थे, तो उनका बैंक खाता खोला गया, उनको आर्थिक ज्ञान प्रदान किया गया, उनको पैसे के लेन देन से जोड़ा गया, उनको जो सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जो सब्सिडी वगैरह दी जाती थी, उनके खाते में प्रदान की गई। तो जिससे क्या हुआ कि वो लोग भी आर्थिक रूप से थोड़ा सशक्त होना शुरू हुए। देखिए इससे गरीब लोगों के बैंक खाते, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। पहले क्या होता था कि इनका जो पैसा होता था सरकार की तरफ से जारी तो होता था, लेकिन इनके पास पहुंच नहीं पाता था, या पहुंचता था भी तो उसकी पूरी मात्रा उनको नहीं मिलती थी। बीच में लोगों के द्वारा इसमें भ्रष्टाचार कर दिया जाता था, तो इसके वजह से ये सुविधा लोगों को मिलने लगी। अब देखिए अगला है भाषाई समावेशन, यानी देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविध भाषाएं बोली जाती हैं। हर क्षेत्र में लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भारत में देखिए विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई, यानी हमारे संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। अब इन 22 भाषाओं वाले लोगों को पढ़ाने के लिए, इनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा सुधार भी कराए गए हैं, व्यवस्था कराई गई है। देखिए भाषाई विविधता को स्वीकार करने और सभी भाषाओं के प्रति समान सम्मान दिखाने के लिए जो है सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। सभी लोगों को उनकी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा उनको मातृभाषा, स्थानीय भाषा में प्रदान की जाती है, जिससे वो लोग भी सभी लोगों के बराबर शिक्षा प्राप्त करके
और अपना जीवन बेहतर बना सके, तरक्की कर सके, कौशल विकसित कर सके। इसके बाद देखिए अगला उदाहरण है विकलांग व्यक्तियों का समावेशन। इसमें देखिए फोटोग्राफर विक्की रॉय ने भारत में विकलांग व्यक्तियों के जीवन पर केंद्रित एक परियोजना चलाई, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे ये व्यक्ति अपनी क्षमताओं के माध्यम से समाज में योगदान दे रहे हैं। उनके द्वारा शुरू की गई यह पहल जो है विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक प्रयास था। तो इससे देखिए क्या पता चल पा रहा है कि समावेशन का मुख्य उद्देश्य है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और संसाधनों का लाभ उठा सके, जिससे एक समतामूलक और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। भारत में देखिए समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधान और सुधार भी लागू किए गए हैं, जो समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भारत में कई कानूनी प्रावधान शुरू किए गए हैं और उसमें कुछ सुधारों को भी लागू करवाया गया है। तो ये जो प्रमुख कानूनी प्रावधान और सुधार जो है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपने देश की सरकार के द्वारा लागू किया गया, जिसका नाम है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, यानी राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। इसको शॉर्टकट में कहा जाता है RPWD 2016। देखिए यह अधिनियम क्या कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए इसको शुरू किया गया है। इसमें समावेशी शिक्षा, रोजगार में भेदभाव रहित अवसर और सार्वजनिक स्थानों पर सुगम्यता सुनिश्चित करने की प्रावधान किए गए, यानी इनके लिए किसी भी विद्यालय में शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने जाने, वहाँ किसी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए भी इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए यह अधिनियम सभी शैक्षणिक संस्थानों को दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। उसके बाद फिर देखिए अपने देश में लैंगिक आधार पर समानता के लिए, समावेशिता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14, 15 और 16 में सभी नागरिकों को कानून के समझ समानता, भेदभाव के निषेध और रोजगार में समान अवसर की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति भी दी गई है, जिससे लैंगिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है। यानी इसमें एक क्लॉज और जोड़ दिया गया 15वां अनुच्छेद में, और उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार को विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है। यानी कहा गया है कि इनके लिए कुछ अलग से विशेष प्रावधान किया जाए, जिससे इनको समावेशन का लाभ मिले और इनकी तरक्की हो, इनकी प्रगति हो। उसके अलावा फिर देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अपने देश के संविधान में किया गया। यानी SC, ST और OBC वर्ग के लोगों के लिए भी अपने देश में संविधान में प्रावधान किया गया है, जिससे उनको भी समावेशन का लाभ मिल सके। देखिए समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 15(5) में विशेष रूप से निजी गैर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में भी इन वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई। यानी इन सब प्रावधानों की वजह से देखिए शिक्षा में, नौकरी में लोगों को आरक्षण दिया जाता है। ऐसा आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि मान के चला जाता है कि ये लोग समाज की मुख्य धारा से बहुत पिछड़े हुए हैं, तो जब इनको आरक्षण दिया जाएगा तो ये लोग भी बराबरी में आ जाएंगे। इसके अलावा फिर देखिए
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया गया है। सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की मान्यता और संरक्षण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में भेदभाव से बचाने और उनके समावेशन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यानी इस कानून में कहा गया है कि जो ट्रांसजेंडर हैं, जो किन्नर लोग हैं, उनको भी शिक्षा में शामिल किया जाए, उनको भी शिक्षा प्रदान की जाए, उनको भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, उनको भी नौकरियों में जाने के लिए मौका दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों को सरकार के द्वारा कानून बना के, ऐसे लोगों के द्वारा नहीं दिया जाएगा इनको, तो इसलिए सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी वैकेंसी आती है तो उसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का भी कॉलम रहता है। आप किसी एडमिशन को फार्म को भरेंगे तो उसमें एक तीसरा कॉलम जेंडर का, ट्रांसजेंडर भी रहता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सब सुधार करके इनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है और यह भी एक प्रकार के समावेशन का ही उदाहरण है। तो देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि इन कानूनी प्रावधानों और सुधारों के माध्यम से भारत सरकार समाज के सभी वर्गों के समावेशन और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। हालांकि इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि की आवश्यकता बनी हुई है ताकि समावेशन के लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। यानी सरकार के द्वारा ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, इनको ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हासिल कर दिया गया, अभी इसमें प्रयास जारी है। लेकिन यह प्रक्रिया अगर अच्छे तरीके से निरंतर चलती रही तो सभी लोगों को समावेशित शिक्षा प्रदान की जा सकती है, समावेशी रोजगार प्रदान किया जा सकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं और फिर ये लोग समाज और देश की प्रगति में भागीदार बन सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज है मानवाधिकार। मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। देखिए मानवाधिकार का नाम से ही पता चल रहा है कि मानव के अधिकार, यानी एक मानव होने के नाते कौन कौन से अधिकार लोगों के पास होने चाहिए। तो देखिए मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स वे मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त है। यानी ये कब किस लिए प्राप्त है कि वो मनुष्य है, इसलिए उसको ये सब अधिकार प्राप्त है। जैसे देखिए इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए उनके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी को ये चीज प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। भारत में देखिए संविधान ने इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। यानी भारत सरकार ने इन मानवाधिकारों को, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार बना दिया है जिसके वजह से देश के सभी नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। देखिए भारतीय संदर्भ में यानी इन मानवाधिकार के उदाहरण क्या है, यानी भारत में इनसे संबंधित जो उदाहरण है उनको एक एक करके देख। सबसे पहले देखिए शिक्षा का अधिकार, यानी भारत का नागरिक होने के नाते, भारत में रहने वाले मनुष्य होने के नाते शिक्षा का अधिकार दिया गया है संविधान में। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है, देखिए इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके जिससे समाज में समानता और विकास को बढ़ावा मिले। यानी मानवाधिकारों के तहत ही अपने देश के संविधान में अनुच्छेद 21 लाया गया और 21A में कहा गया कि जो अपने देश के 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे क्या होगा कि वह बच्चा अपने जीवन में बेहतर कार्य कर सकेगा, उसका कौशल विकसित हो सकेगा और वह जो है देश की प्रगति में हिस्सेदार बनेगा, भागीदार बनेगा। फिर उसके बाद देखिए स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। स्वास्थ्य भी देखिए एक मौलिक मानवाधिकार है। भारत में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में
सुधार की आवश्यकता बनी हुई, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बराबर की, यानी इनकी उपलब्धता में भी सुधार किया जा रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इनकी क्वालिटी जो है बेहतर हो। इसके बाद फिर देखिए, लैंगिक समानता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं संविधान के अनुच्छेद में। देखिए, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि अनुच्छेद 15 और 16 में लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है, यानी लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके बावजूद देखिए, भारत में महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा और समान अवसरों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये अधिकार सरकार के द्वारा दिए गए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बहुत सी जगह काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ असुरक्षा की भावना बनी रहती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है और इस तरह से करने वाले लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाती है। अब देखिए, अगला अधिकार है स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 19 देखिए, नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हालांकि देखिए, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकिमीडिया फाउंडेशन को भारतीय समाचार एजेंसी ANI के बारे में कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने का आदेश दिया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन पर बहस हुई। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है अपने देश में, यानी किसी के मन में अगर कोई विचार चल रहा है, वो कुछ सोच रहा है, तो वो उस चीज़ को व्यक्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, किसी चीज़ के लिए बाध्य कर रहा है, तो वो थाने में पुलिस के पास जाकर कंप्लेन कर सकता है, शिकायत कर सकता है। अगला है देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता। भारत में देखिए, सभी नागरिकों को अपने पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में। हाल ही में देखिए, एक धार्मिक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चित था, जिसको आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि संसद ने मुस्लिम धर्मार्थ भूमि बंदोबस्त, जिसको शॉर्टकट में वक्फ के नाम से जाना जाता है, इसके प्रबंधन में बदलाव करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। और यह विधेयक लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया और इस पर राष्ट्रपति ने भी अपनी अनुमति दे दी है, जिससे देखिए मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर प्रभाव पड़ने की चिंताएं उठने लगी। लोगों का कहना है कि जब संविधान में अधिकार दिए गए हैं कि सभी वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है, मुक्त है और उनको प्रबंध करने की भी पूरी आज़ादी है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार का चिंताजनक विषय है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए संवैधानिक प्रावधान मौजूद है, लेकिन उनके प्रभावी कार्यान्वयन और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक। कहा जा रहा है कि भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध है, कानूनी प्रावधान उपलब्ध है, लेकिन उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत बेहतर प्रयास करने होंगे, तब जाके ये चीज़ें सही तरीके से लागू होंगी और लोगों को मिलेंगी। भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए विभिन्न आयोग और कानून भी स्थापित किए गए हैं। देखिए, जो कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ आयोग बनाए गए हैं जो मानवाधिकारों को संरक्षित करते हैं, जिसमें देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको शॉर्टकट में NHRC भी कहा जाता है। इसकी स्थापना देखिए 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी और इसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत करके रखी गई थी। इस आयोग ने मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना शुरू किया और अभी भी करता है। इसके मुख्य कार्यों में देखिए मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच, निवारण के उपाय सुझाना और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना शामिल है। उसके बाद फिर देखिए राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। इसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत विभिन्न राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किए गए हैं। ये आयोग अपने अपने राज्यों में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए देखिए, अपने राज्य उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग लखनऊ में स्थित है, जो मानव अधिकारों से संबंधित कार्य करता है, उनके संरक्षण का कार्य करता है। अब देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। यह अधिनियम देखिए मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। इस अधिनियम में 2006 और 2009 में संशोधन किए गए हैं ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए। यानी इसको बनाने के बाद इसमें 2 बार संशोधन भी किया गया है, और इस संशोधन का जो वजह है वो क्या है, इसको और भी बेहतर बनाना चाहिए। अब है अगला मूल्य और नैतिकता। यानी हम लोगों ने 2 चीजों के बारे में देख लिया, समावेशन और मानवाधिकार। अब तीसरा टॉपिक है इस यूनिट का मूल्य और नैतिकता, यानी वैल्यू एंड मोरल। तो देखिए वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। मूल्य वे महत्वपूर्ण और अस्थायी विश्वास या सिद्धांत होते हैं जो हमारे निर्णयों और व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। यानी ये ऐसे अस्थायी विश्वास या सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, जिसके आधार पे हम निर्णय लेते हैं और कोई भी व्यवहार करते हैं। यानी ये हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो ये बनते कहाँ से हैं? हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, तो उसके द्वारा ये मूल्य निर्मित किए जाते हैं, ये सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं, और हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं इन्हीं के आधार पर करते हैं। ये देखिए हमारे जीवन के केंद्र में होते हैं और हमारे आचार संहिता के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सत्यनिष्ठा, करुणा और ईमानदारी जैसे मूल्य व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी आप किसी भी समाज में हो, किसी भी परिवार में हो, वहाँ पे कहा जाता है कि सत्यनिष्ठा के साथ रहिए, लोगों पर करुणा करिए, दया करिए, किसी भी गरीब को, कमजोर को सताइए मत, उसका नुकसान मत करिए, और लोगों के साथ ईमानदारी रखिए। तो ये चीजें हमारे मूल्यों में शामिल है। अगली चीज है देखिए नैतिकता, मोरल। इसमें देखिए क्या होता है, नैतिकता उन मानकों या संहिताओं को संदर्भित करती है जो यह निर्धारित करती है कि क्या सही है और क्या गलत। यानी नैतिकता यह बताती है कि हमको क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो सही है या गलत। यह भी देखिए कौन बनाता है, यह भी हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज बनाता है, हमारे यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा निर्मित होता है। देखिए ये सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक परंपराओं और व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर बनता है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करना नैतिक आचरण माना जाता है। देखिए अलग अलग समाज में नैतिकता अलग अलग होती है। किसी समाज में जीवों की हत्या करना पाप माना जाता है, लेकिन आप देखते होंगे किसी समाज में उन्हीं जीवों की हत्या करके उनसे पैसे कमाए जाते हैं और उस परिवार की आजीविका का वो साधन होता है। तो अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें नैतिकता बनी हुई। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें कुछ ऐसा काम है जिसको लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, दूसरों से पैसे लेते हैं उसके बदले में। लेकिन किसी किसी समाज में कहा जाता है कि दूसरों से इस काम के लिए पैसे लेना गलत है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है, किसी मरीज की, किसी रोगी की हेल्प करना। लेकिन वही डॉक्टर जब सेना में रहता है तो वो अपने दुश्मन के जो सैनिक होते हैं उनकी सहायता नहीं करता, उनका इलाज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सेना की नैतिकता का पाठ है कि केवल अपने देश के नागरिकों की सेवा करेगा। तो यही सब चीजें हैं कि अलग अलग नैतिकता अलग अलग समाज में होती है। आप देखिए भारतीय संदर्भ में इनके उदाहरण देख लेते हैं। भारतीय संदर्भ में देखिए मूल्य का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी के जीवन में देखिए अहिंसा का मूल्य प्रमुख था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के मार्ग का पालन किया, जो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण मूल्य बन गया। यानी मूल्यों का उदाहरण इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। यानी इन्होंने अपने जीवन में अहिंसा को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और इन्होंने अपने जीवन का इसको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। इसी के आधार पर उन्होंने अपने देश में स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व भी किया और देश को आज़ादी दिलाने में सफलता भी हासिल की। दूसरा उदाहरण देखिए नैतिकता से संबंधित है।
इसमें देखिए भारतीय समाज में अतिथि का स्वागत करना और उनका सम्मान करना नैतिकता का हिस्सा माना जाता है। देखिए भारत के किसी भी समाज में जो अतिथि होते हैं उनका देखिए सभी लोग सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं। ये क्या है? ये हमारे समाज का, पूरे भारतीय समाज का प्रमुख नैतिक कर्तव्य है। इसमें देखिए कहा जाता है कि अतिथि देवो भवो, इसके रूप में उनको जाना जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। अब देखिए संक्षेप में क्या कह सकते हैं हम कि मूल्य हमारे विश्वासों और सिद्धांतों को दर्शाते हैं, जबकि नैतिकता हमारे व्यवहार और आचरण के मानकों को निर्धारित करती है। दोनों ही हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं मूल्य कि हमारे विश्वासों और सिद्धांतों को दर्शाते हैं, यानी हम किस चीज में विश्वास कर रहे हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर अपना कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन में कैसे जा रहे हैं। और नैतिकता क्या दिशा दिखाती है कि हम किसी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है, ये हमारी नैतिकता हमको निर्धारित करती है। ठीक है, अब है आज के इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कई बार इसको पूछा गया, कभी कभी बड़े क्वेश्चन में पूछ लेता है, कभी छोटे क्वेश्चन में। तो ये क्या है देखिए, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समान अधिकार, अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करना, जिससे वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकें और समाज में सक्रिय योगदान दे सकें। यानी इसका मतलब ये है कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किए जाए, उनको अवसर प्रदान किया जाए, जिससे वे बराबरी से काम कर सकें, वे किसी की आश्रित न रहें बल्कि आत्मनिर्भर बने। तो ये सारी चीज़ें जब उनको प्रदान की जाएगी तब वो अपना निर्णय अपने से लेने के योग्य बनेंगी। आजकल देखा जाता है, देखिए हमारे भारतीय समाज में महिलाएं हर तरह से पुरुषों के ऊपर निर्भर होती, बहुत कम ही ऐसी महिलाएं हैं जो पूरी तरह से अपना निर्णय खुद से लेने के योग्य है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है, दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ये महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अब अपने ऊपर निर्भर बनाने का कार्य करना। अब देखिए भारतीय संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे पहले शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की गई थी किसके द्वारा? सावित्रीबाई फुले के द्वारा 19वीं शताब्दी में। इन्होंने महिलाओं को जो है शैक्षिक रूप से यानी शिक्षा प्रदान करके इनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने का प्रयास किया था। इन्होंने सबसे पहले देखिए लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए, जिससे महिला शिक्षा की नींव रखी गई। उसके बाद देखिए आज वर्तमान में हमारे देश की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया है, और राज्य के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको भी ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। उसके अलावा जो भारत के नागरिक हैं उनसे भी ये आह्वान किया जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए राजनीतिक भागीदारी के लिए क्या किया गया है अपने देश में। देखिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, जिससे स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़े, यानी उनको राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। 33% आरक्षण दिया गया है कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं उनमें 33% जो महिला प्रत्याशी होने चाहिए, और महिला प्रत्याशी जब जीत कर उसमें आएंगी तो वो राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनेंगी। इसका उदाहरण देखिए कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं को सरपंच और पार्षद के रूप में सक्रिय रूप से चुना जाता है, और वे समुदाय के विकास में योगदान भी दे रही हैं। आप लोग देखते होंगे कि हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में वहाँ की जो सरपंच होती हैं महिलाएं होती हैं, वहाँ की पार्षद जो होते हैं ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वो लोग भी राजनीतिक रूप से भागीदारी करें और राजनीतिक रूप से सशक्त बने। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए देखिए क्या किया जा रहा है। भारत में बहुत से स्वयं सहायता समूह शुरू किए गए हैं,
और इन स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या होता है कि महिलाओं को कर्ज देना, महिलाओं को पैसे उधार देना, जिससे ये उस पैसे का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार का छोटा मोटा रोजगार अपना शुरू करें और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ गई है। उनको ये सब किस लिए करने के लिए दिया जा रहा है कि महिलाएं हमेशा से पैसों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती है, आज भी देखा जाता है। तो ये सरकार के द्वारा शुरू किया गया कि कम से कम वो अपने खर्चे, अपने बच्चों के जो छोटे मोटे खर्चे हैं को खुद से चलाने के लिए योग्य हो जाए, इसलिए ये स्वयं सहायता समूहों को शुरू किया गया है। इस उदाहरण के लिए देखिए, सखी मंडल जैसी एक पहल है जो ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। उसके अलावा फिर देखिए, कानूनी सुधार से संबंधित भारत में देखिए दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी अधिनियम जैसे कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। यानी दहेज से संबंधित, महिला के साथ घर में कोई हिंसा करने से संबंधित कानून, या फिर वो कहीं काम कर रही हैं तो उनके साथ कोई यौन उत्पीड़न कर रहा है तो उससे संबंधित कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि उनको इन सब स्थानों पर जो है सुरक्षित वातावरण मिले, जिससे वो अपना जीवन बेहतर तरीके से, गरिमामयपूर्ण तरीके से जी सके। इसके बाद फिर देखिए, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित क्या किया गया है। भारत में जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी सरकारी योजनाएं जो शुरू की गई हैं, वो महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने और महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुई। यानी ये योजनाओं को शुरू किया गया था कि जो महिलाएं अच्छे तरीके से पोषक तत्व नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, उनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको गंभीर बीमारियों में टीके वगैरह नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो सरकार ने इन सब चीज़ों को उपलब्ध कराया है, जिससे वो जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और फिर अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से पालन पोषण करने के योग्य रहे। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण से संबंधित इन प्रयासों के बावजूद भी सरकार के द्वारा इतना प्रयास किया गया है और निरंतर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। जैसे देखिए, लैंगिक भेदभाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता अभी भी बनी हुई है। आजकल भी देखिए बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है, कम अधिकार दिए जाते हैं, कम सुविधाएं दी जाती हैं, पुरुषों को, लड़कों को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं तक भी इनकी जो पहुंच है बहुत सीमित है। इन मुद्दों के समाधान के लिए निरंतर प्रयास और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है, ताकि महिलाओं को पूर्ण सशक्तिकरण प्राप्त हो सके और वे समाज में समान भागीदारी कर सके। तो इतने सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी इनको हासिल नहीं किया जा सका, अभी इनको करना बाकी है। लेकिन ये होगा कैसे? समाज में जब तक पूरी तरह से जागरूकता नहीं फैलेगी, लोग सजग नहीं होंगे और महिलाएं भी अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगी, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी नहीं और उनको जानने के बाद प्रयास नहीं करेंगी प्राप्त करने का, तब तक ये सब करना संभव नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, हम लोगों ने आज की इस क्लास में, इस यूनिट में इन 4 महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा समावेशन क्या होता है, समावेशन से संबंधित क्या क्या प्रयास किए गए हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा मानवाधिकार क्या होता है और मानवाधिकार का क्या महत्व होता है, सरकार के द्वारा क्या किया गया है इसके लिए और क्या किया जाना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि मूल्य और नैतिकता क्या होते हैं, इसका किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व होता है, शिक्षा के द्वारा इसको कैसे विकसित किया जा सकता है, किसको बेहतर बनाया जा सकता है, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा महिला सशक्तिकरण के बारे में, यानी एक महिला को किस प्रकार से हर क्षेत्र में सशक्त बनाया जा सकता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षिक रूप से। तो इन सब के लिए क्या क्या करना चाहिए और सरकार ने क्या क्या किया है। ठीक है,
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हों। मैंने अपने तरीके से आप लोगों को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।